हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमने स्टार्ट कर दिया है अपना टेक्सटाइल। आज की जो आपकी प्रैक्टिस सेट है वो है सेट नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्सटाइल के क्वेश्चन को। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन साइंस को पूरा कवर अप किया था। कैसे? वो भी प्रैक्टिस सेट के ही माध्यम से किया था। और जो हमारी टेक्सटाइल चल रही है, इसको भी हम अपने प्रैक्टिस सेट के ही माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर अप करेंगे। आपको पता होगा कि परसों हमने जो क्लास ली थी, वो इंट्रो क्लास थी हमारी, जिसमें हमने देखा था कि हमें टेक्सटाइल में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। साथ ही साथ हमने वहाँ पर थोड़ा-सा रेशों का वर्गीकरण भी किया था, जो कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। कल की जो हमारी क्लास हुई थी, उसमें हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग के 2 टॉपिक को। जैसे रेशे के बारे में समझा था हमने, यानी कि सबसे पहले हमने समझा था कि जो हमारा टेक्सटाइल है, इसका इतिहास क्या है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किए थे। साथ ही साथ हमने रेशों के गुण के बारे में समझा था और जो हमारा लास्ट पॉइंट चल रहा था, वो चल रहा था रेशों का परीक्षण। तो हमने 1-2 परीक्षण पर बात की थी। अभी परीक्षण से हमारे कई क्वेश्चन रह गए थे, तो उनको हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ हम रेशों के वर्गीकरण से भी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि पेन और नोटबुक लेकर आप बैठे ही होंगे। चलिए चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, लिनन के वस्त्र पर तेल से बना धब्बा होता है। जब हम रेशों का परीक्षण करते हैं, तो वहाँ पर कई प्रकार के परीक्षण करते हैं। जैसे जैसे हम करते हैं तेल का परीक्षण, स्याही परीक्षण, नमी परीक्षण, रेशा तोड़ परीक्षण, जलाने का परीक्षण यानी कि जिसे हम दाहन परीक्षण कहते हैं, विभंजन परीक्षण कहते हैं, सूक्ष्मदर्शी रासायनिक परीक्षण करते हैं। ये हमारे रेशों के परीक्षण करने के तरीके होते हैं। आपको पता है कि सबसे विश्वसनीय लेकिन है क्या? तो सबसे विश्वसनीय आपका सूक्ष्मदर्शी परीक्षण होता है। जब हम बात करते हैं तेल की, यानी कि जब आप तेल से परीक्षण करते हैं, और ये आपने कल कई बार पढ़ा था कि जब हम बात करेंगे तेल परीक्षण की, जब हम बात करेंगे स्याही परीक्षण की, जब हम बात करेंगे नमी परीक्षण की, तब इसमें 2 नाम आएँगे क्या? लिनन और कपास। सेलुलोज़िक जगत के इन्हीं 2 फाइबर पर हम क्या करते हैं? इन तीनों परीक्षणों को करते हैं। बाकी सब जो परीक्षण हैं, वो बाकी के जो हमारे सारे रेशे हैं सर सभी पर करते हैं। लेकिन लिनन और ये जो आपके कपास हैं, इनके लिए नमी परीक्षण, तेल परीक्षण, स्याही परीक्षण भी होते हैं। ठीक? चलिए, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जब आप तेल की बूंद को अपने वस्त्र पर, लिनन के वस्त्र पर डालते हैं, तब जो आपका धब्बा बनता है वो कैसा होगा? पारदर्शी होगा, चमकीला होगा, अपारदर्शी होगा, धुंधला होगा या फिर गंदा होगा? तो कल की क्लास अगर याद हो आपको, तो शायद लास्ट जो क्वेश्चन हमारा था वो यही था कि कपास के वस्त्रों पर तेल के धब्बे कैसे पड़ते हैं? तो वहाँ पर आपने देखा था कि वो अपारदर्शी, धुंधला, गंदा बनता है, ठीक? लेकिन जब हम बात करेंगे लिनन की, तो लिनन का जब हम तेल परीक्षण करते हैं, तो जो उसपे धब्बे बनते हैं, धब्बे आपके पारदर्शी और चमकीले बनते हैं, ठीक? ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। किस वस्त्र पर स्याही परीक्षण करने से धब्बे का आकार गोल होता है? हमने आपको पहले ही बताया कि स्याही परीक्षण हम कपास और लिनन पर करते हैं, ठीक? तो ये दोनों ऑप्शन आपके वैसे ही कट गए। बचा क्या? कपास और लिनन। तो जब आप कपास या लिनन किस पर डालते हैं, तो जो आपके धब्बे होते हैं, उनका आकार गोल हो जाता है। ध्यान रखिएगा, जब लिनन पर आप स्याही डालते हैं, तो जो उससे धब्बा बनता है, उसका आकार कैसा होता है? और उसका आकार गोलाकार हो जाता है, ठीक? ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है, लिनन के वस्त्र पर एक बूंद स्याही डालने पर संपूर्ण धब्बे में स्याही का रंग कैसा आता है? क्या वो एक समान आता है,
या फिर वो बीच में गाढ़ा हो जाता है? जैसे आपने देखा होगा कभी-कभी आपके कपड़ों पर जब इंक गिर जाता है, तो क्या होता है? आपने ऐसा देखा होगा कि जिस जगह पे आपका बूँद गिरता है, यानी कि जिस जगह पर स्याही का बूँद गिरता है, वहाँ पर काफ़ी डार्क होता है, बिल्कुल गाढ़ा-सा रंग आता है। लेकिन उसके बाद जो रंग है वो हल्का होता चला जाता है। तो आपको बताना है कि जब आप लिनन के वस्त्र पर ये इंक डाल रहे हैं, तब पूरा धब्बा कैसा होगा? क्या एक समान होगा? या जैसा कि अभी हमने बताया बीच में गाढ़ा होगा? या फिर वो किनारों पर गाढ़ा हो जाएगा या फिर वो किनारों पर हल्का रह जाएगा? तो ध्यान रखेंगे कि जब लिनन पर ये हम स्याही परीक्षण करेंगे, तो लिनन पर जब जो धब्बा पड़ता है, वो कैसा होगा? वो उस पर जो रंग पड़ेगा, वो एक समान पड़ेगा। कहीं पर गाढ़ा, कहीं पर हल्का ऐसा नहीं पड़ेगा। कैसा पड़ेगा? तो एक समान रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आप ये बहुत अच्छे से जानते हैं, हमने अपनी कल की क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो आपका लिनन होता है, लिनन अपनी अवशोषकता की वजह से ही जाना जाता है। माने इसमें मतलब इसमें जो इसकी अवशोषकता होती है, वो सर्वाधिक होती है, कपास से भी ज़्यादा होती है। हम बात कर रहे हैं कपास के वस्त्र पर स्याही के धब्बों का आकार। अभी सबसे पहले आपने क्या देखा था? लिनन पर, उसके बाद लिनन से ही संबंधित देखा था। आपको बताना है कि कपास के वस्त्र पर जो स्याही का धब्बा होगा उसका आकार कैसा रहता है? क्या वो गोल हो जाता है? क्या वो चौकोर रहता है? या वो अंडाकार होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होना चाहिए कि जो कपास पर हम स्याही परीक्षण करते हैं, उसमें आकार जो होता है वो अंडाकार होता है, ठीक? ये छोटे-छोटे बिंदु हैं, लेकिन आपके रेशों के परीक्षण से लिए गए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 वस्त्र विदीर्ण परीक्षण। और इस परीक्षण से यानी कि जितने भी परीक्षण आप पढ़ रहे हैं, आपने थ्योरी की क्लासेस में ये सारे के सारे परीक्षण देख रखे हैं। कुछ भी नया यहाँ आपके लिए नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपने थ्योरी की क्लासेस ली हैं तो। वस्त्र विदीर्ण परीक्षण करने पर कौन सा वस्त्र तेज आवाज के साथ फटता है? विदीर्ण का मतलब समझ रहे हैं? जैसे जब आप रेशों को फाड़ते हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा वस्त्र है जो आप तेजी के साथ जब फाड़ते हैं तो तेजी के साथ आवाज करके ये फटता है। कपास है, लिनन है, रेशम है या फिर ऊन है। ध्यान रखेंगे कि इनमें से जो कपास ही आपका ऐसा रेशा है जो कि जब आप इसे फाड़ेंगे तो ये आवाज बहुत तेज आवाज के साथ फटता है, ठीक? जबकि लिनन, रेशम, ऊन ये मजबूत होते हैं, आसानी से फटते नहीं हैं बल्कि खिंचते हैं। जब हम ऊन की बात करेंगे तो ऊन फटते नहीं हैं, ये आपकी खिंचते हैं, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निष्पीड़न परीक्षण किया जाता है किस पर? कपास व लिनन पर, रेशम व ऊन पर, नायलॉन पर या फिर उपरोक्त सभी पर। तो ध्यान रखेंगे हम निष्पीड़न परीक्षण भी कपास और लिनन पर ही करते हैं, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रेशा आसानी से नहीं टूटता है? क्या वो रेशम है? क्या वो कपास है, लिनन है या फिर उपरोक्त सभी? तो ध्यान रखेंगे जब हम रेशों के टूटने की बात करते हैं तो आपने पढ़ा होगा कि वानस्पतिक जगत का सबसे जो ये आपका सबसे मजबूत रेशा होता है वो लिनन होता है। यानी कि जब आप इसको तोड़ते हैं तो ये आसानी से टूटता नहीं है। कौन सा? लिनन जो होता है। बाकी इसमें आपके जो हैं जैसे रेशम हुआ, कपास को तो आपने देखा ही देखा। रेशम भी आपका खिंचता है, टूटता आसानी से ये भी नहीं है, लेकिन ध्यान रखेंगे जब हम यहाँ पर बात करेंगे इनके टूटने की तो ये आसानी से आपका लिनन नहीं टूटता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान रखिएगा जब हम जैसे तोड़ने की, फाड़ने की
खींचने की, इन सब की बात करते हैं, तो इसमें बहुत थोड़ा-थोड़ा डिफ़रेंस होता है। जैसे आपको पता है कि रेशम भी एक मज़बूत धागा होता है, लिनन भी आपका मज़बूत धागा होता है, ऊन आपका मज़बूत नहीं होता है, लेकिन ये खींचता है, टूटता नहीं है, ठीक? तो इसमें बहुत छोटे-छोटे से अंतर होते हैं, जिनको जब अगर आपने क्लास ली होगी थियरी की क्लास, तो आपको समझ में आएगा। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है वनस्पति रेशे की मौलिक संरचना होती है कैसी? क्या नाइट्रोसेल्युलोज होती है, प्रोटीन होता है, सेलुलोज होता है या फिर पॉलिएस्टर होता है? तो ध्यान रखिएगा, सेलुलोज जो होता है वो वनस्पति रेशे की मौलिक संरचना होती है। कभी आपसे पूछा जाए कि वनस्पति जगत में प्रधानता होती है किसकी? तो आप बताएँगे सेलुलोज की। या आपसे पूछा जाए सेलुलोज़िक जगत का प्रधान या सेलुलोज प्रधान रेशा है, तो जितने भी आपके वानस्पतिक रेशे हैं, ये आपके सेलुलोज प्रधान के अंतर्गत आ जाते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरह से फ्रेम हो सकता है, आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वस्त्र की मूल इकाई है, रेशा है, सूत है, यार्न है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें पता है ना कि वस्त्र की मूल इकाई क्या होती है? फाइबर होता है, रेशा होता है। आप इंग्लिश वर्जन ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10। वानस्पतिक रेशे कहलाते हैं जो आपको वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं, जो आपको जानवर जगत से प्राप्त होते हैं, जो मानव निर्मित रेशे होते हैं या फिर हम सबको वानस्पतिक जगत के रेशे कहते हैं। तो वानस्पतिक जगत के रेशे हम उन रेशों को कहते हैं जो आपको वानस्पतिक जगत से प्राप्त होते हैं, उन्हीं को हम वनस्पति रेशे कहते हैं। यहीं पर आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन अलग नहीं बना है। क्या? कि जानवर जगत या जानवर रेशे कौन से होते हैं? तो आपको जो जंतु जगत से प्राप्त होते हैं। प्रोटीन रेशे कौन से होते हैं? तो जो आपको जंतु जगत से प्राप्त होते हैं, ये आपके जानवर रेशे कहलाते हैं। ज़रा बताइए कि मानव निर्मित प्रथम सेलुलोज़िक रेशा कौन-सा है? कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएँगे। बाकी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा वनस्पति जगत से प्राप्त रेशों को हम वानस्पतिक रेशे के नाम से जानते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है लिनन के रेशे प्राप्त होते हैं। कहाँ से आप लिनन के रेशे को प्राप्त करते हैं? क्या कपास के पौधे से प्राप्त करते हैं? क्या फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त करते हैं? जूट के पौधे से प्राप्त करते हैं या फिर कनेविस के पौधे से यानी कि कनेविस सटाइवा के पौधे से प्राप्त करते हैं? तो ये बहुत हमारा पुराना क्वेश्चन है, हमसे कई बार पूछा भी जा चुका है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्या? कि लिनन का रेशा जो होता है वो आपको फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है और ये आपका तने से प्राप्त होने वाला पौधा है। हालाँकि कपास और ये फ्लैक्स और जूट ये दोनों ही आपके तने से प्राप्त होते हैं, यानी कि लिनन और जूट। जबकि जब हम कपास की बात करते हैं, तो कपास आपका प्राप्त किया जाता है बीज से। ये बताइए कि हम विश्व कपास दिवस कब मनाते हैं? और ये क्वेश्चन हमने शायद कल ही कम्युनिटी पोस्ट में डाला था, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर बताते हैं। चलिए, जैसे जो आपके एकदम आपके जैसे टेक्सटाइल से कुछ प्रमुख दिवस इम्पोर्टेंट हैं, कुछ आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, कुछ आपके जैसे न्यूट्रिशन साइंस के हो गए, यहाँ से इम्पोर्टेंट हैं। तो इनके जो प्रमुख दिवस हैं, इनको ध्यान रखिएगा। जैसे लीवर दिवस कब मनाया जाता है, साथ ही साथ मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, आपको बताना है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, योगा दिवस कब मनाया जाता है, ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, साथ ही साथ बचत दिवस कब मनाया जाता है, कपास दिवस कब मनाया जाता है, हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है और ये उपभोक्ता अधिकार अधिनियम कब आया था या हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब आया था, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे कुछ प्रमुख सन, ये तो ख़ैर आपके एक्ट हो गए, बाकी जो कुछ प्रमुख दिवस हैं, उनको याद रखिएगा, कहीं न कहीं नोट डाउन रखिएगा। जैसे आपका एक और क्वेश्चन रह जाता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ठीक?
तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेज़ हैं जो कि आपके ज़ुबान पर बिल्कुल रटे-रटाए होने चाहिए, किंतु परंतु लेकिन वाला इसमें कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक? तो जितने भी नाम हमने आपको बताए ये सारे के सारे खोज कर कहीं न कहीं आप नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। कपास को कहा जाता है बीज वाले रेशे, तने वाले रेशे, पत्ते वाले रेशे या फिर छाल वाले रेशे? तो अभी आपने देखा बीज वाले रेशे क्या होते हैं? कपास होते हैं। आप एक-एक उदाहरण इन तीनों के बता दीजिएगा कि तने से प्राप्त होने वाला कौन-सा है? कोई भी एक। पत्ती से प्राप्त होने वाला? कोई भी एक। छाल से प्राप्त होने वाला कोई एक उदाहरण आप हमें बता दीजिएगा, ठीक? चलिए, हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13। पिना प्राप्त किया जाता है। आपने पिना का नाम सुना था। सीसल, पिना, हेम्प, मनीला, कॉयर ये सारे नाम आपने सुन रखे हैं जब हमने रेशे का वर्गीकरण किया था। साथ ही साथ हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको थ्योरी की क्लासेस में भी नोट डाउन करवाया है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं, वही हमने आपको करवाया। जैसे कि पिना क्या है? प्राप्त होता है कहाँ से? नारियल से कि शीशल से, कापोक से, अनानास से, किससे? और साथ ही साथ जो जैसे आपके नारियल से जो इम्पोर्टेंट हैं, मैन्युफैक्चरिंग आपको उन्हीं की करवाई गई है जो पूछे जाते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक? बाकी हम बात कर रहे थे पिना की, तो पिना आपको क्या नारियल की छाल से प्राप्त होता है? क्या शीशल की पत्तियों से प्राप्त होता है? क्या कापोक के फल से प्राप्त होता है? अच्छा, ध्यान रखिएगा कापोक के फल, ठीक? और अनानास की पत्तियों से प्राप्त होता है। तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं ना जब हम बात करते हैं पिना की, तो पिना आपको अनानास की पत्तियों से प्राप्त होता है, ठीक? पिना का रेशा कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो आपको अनानास की पत्तियों से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 14। एस्बेस्टोस के रेशे पाए जाते हैं कहाँ पर? चट्टानों में, पौधों से, जानवरों से या फिर आप इसे लेबोरेटरी में तैयार करते हैं, यानी कि प्रयोगशाला में इसको तैयार करते हैं। जब हमने रेशों का वर्गीकरण किया था तो क्या देखा था कि जो हमारे रेशे होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका क्या होता है नेचुरल यानी कि प्राकृतिक होता है और दूसरा आपका कृत्रिम होता है जिसे हम आर्टिफिशियल कहते हैं, ठीक? जब हमने प्राकृतिक की बात की थी तो इसको 3 भागों में बाँटा था। एक आपका बाँटा था वानस्पतिक जगत, दूसरा आपका प्राणिज जगत और तीसरा था आपका खनिज जगत। खनिज जगत की जब हम बात कर रहे थे तो उसमें हमने 3 नाम सुने थे सोना, चांदी और एस्बेस्टॉस। तो ये जो एस्बेस्टॉस है सबसे पहले तो ध्यान रखेंगे ये आपका एक प्राकृतिक रेशा है। प्राकृतिक में भी खनिज रेशा है। खनिज में भी ये आपको चट्टानों से प्राप्त होने वाला रेशा है, ठीक? तो आप ध्यान रखेंगे एस्बेस्टॉस के रेशे आपको कहाँ मिलते हैं? तो ये चट्टानों में पाए जाते हैं, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। रेशम का रेशा प्राप्त किया जाता है कहाँ से? रेशम के कीड़े से, जानवरों के बाल से, अनानास की पत्तियों से या फिर सन के तने से? तो जो रेशम होता है, रेशम आपको रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये आपको रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। ये आपका प्रोटीन जगत का रेशा है। ये आपका प्राणिज जगत का रेशा है, ठीक? आप हमें बताइए कि रेशम में कौन-सा गोंद पाया जाता है और प्रोटीन कौन-सी पाई जाती है? हालाँकि ये कल भी मैंने पूछा था, तो किसी एक बच्चे ने बताया था, इसमें गोंद क्या पाया जाता है? बट ये किसी ने नहीं बताया था कि इसमें प्रोटीन कौन-सी पाई जाती है, ठीक? तो आज आप दोनों कमेंट बॉक्स में बताएँगे। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 है। जूट का उत्पादन सर्वाधिक होता है, कहाँ पर होता है? चीन में होता है, अमेरिका में होता है, ऑस्ट्रेलिया में होता है या फिर बांग्लादेश में होता है? तो ध्यान रखेंगे जूट का उत्पादन सर्वाधिक आपके पड़ोसी राज्य, हालाँकि यहाँ पर 2 पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं, तो आपका जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन जूट का बांग्लादेश में होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 17। कॉयर प्राप्त किया जाता है कहाँ से? निटल के तने से, कपास के बीज से,
जूट के तने से या फिर नारियल नारियल की छाल से। तो ध्यान रखेंगे कॉयर जो होता है ये अभी-अभी एक क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था जहाँ पर हमने आपको कहा था कि तने से प्राप्त होने वाले, बीज से प्राप्त होने वाले, पत्ते से प्राप्त होने वाले और छाल से प्राप्त होने वाले कोई एक-एक उदाहरण बताइए। उम्मीद है कि आपने बताया होगा, तो ध्यान रखिएगा जब हम छाल की बात करते हैं तो नारियल की छाल से आपको क्या प्राप्त होता है? कॉयर प्राप्त होता है, ठीक? क्या आप हमें बता सकते हैं कि नेटल के तने से हम क्या प्राप्त करते हैं? ज़रा एक बार बताइएगा अगर आपको याद हो तो। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। वनस्पति संबंधी रेशे का निर्माण किसके माध्यम से होता है? प्रोटीन के माध्यम से, सेलुलोज के माध्यम से, रसायन के माध्यम से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होना चाहिए जब हम वनस्पति संबंधी रेशे की बात करते हैं तो इसका निर्माण सेलुलोज से होता है। प्रोटीन का निर्माण तो जानतो जगत से प्राप्त होने वाले रेशे से होता है। जब हम बात करते हैं रसायन की तो रसायन के रेशे जो होते हैं वो जो हम कृत्रिम रेशे प्राप्त करते हैं। कृत्रिम रेशों को प्राप्त करने के लिए हम विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग करते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा वनस्पति संबंधी रेशे का निर्माण सेलुलोज के माध्यम से होता है, ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। कपास का पौधा होता है कितना? 2 से 3 फीट ऊंचा, 3 से 4 फीट तक ऊंचा, 4 से 5 फीट तक ऊंचा या फिर 5 से 6 फीट तक ऊंचा होता है। तो ध्यान रखेंगे कि जब हम बात करेंगे कपास के पौधे के तो इसमें 3 से 4 फीट तक ये आपको ऊंचा मिल जाता है, ठीक? लेकिन आप ये भी ध्यान रखेंगे हमें हमेशा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना होता है। अगर यहाँ पर भी आपका ऑप्शन होता 3 से 6 तो हम उसको भी टिक करते सही, ठीक? क्योंकि आप देखेंगे बुक में आपको मिल जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आ जाते हैं। कौन सा रेशा वृक्ष के फल से प्राप्त किया जाता है या फल के रूप में पाया जाता है? लिनन का, जूट का, कापोक का या फिर कोए? कोए? कोए अच्छा ये बताइए कि आपने पोर्ट्स का नाम कहाँ सुना था? आपने कोए कहाँ पढ़े थे? तो अगर आपको याद हो जब हम ये अपनी टेक्सटाइल की पहली क्लास लेते हैं, पहली इंट्रो के बाद वाली क्लास, तो हम उसमें कुछ टर्मिनोलॉजी की चर्चा करते हैं। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी आई थिंक आपने कोए ही पढ़े थे, जिसे हम कहते हैं पोर्थ। तो ये किस में पाए जाते हैं? कपास में पाए जाते हैं। बात हो रही है आपकी कौन सा रेशा वृक्ष के फल के रूप में पाया जाता है? तो वो होता है आपका कापोक। ये जो कापोक होता है ये वृक्ष के फल के रूप में पाया जाता है। ये थे आपके 20 क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं 21 की तरफ जो कि है आपका किस पौधे की ऊंचाई 40 से 60 इंच तक होती है? क्या जूट के पौधे की होती है? लिनन का पौधा होता है? कपास का पौधा होता है या फिर उपरोक्त सभी? तो जब हम बात करते हैं किसकी? जब हम बात करते हैं ऐसे पौधे की जिसकी ऊंचाई 40 से लेकर 60 इंच तक होती है, तो वो आपका पौधा आ जाता है क्या? लिनन का आ जाता है। कौन सा पौधा आ जाता है? तो वो आपका लिनन का पौधा आ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपने अपने थ्योरी की क्लासेस में पढ़ रखी हैं। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है, तो आपके लिए थोड़ा-सा कठिन हो सकता है। अदरवाइज़ क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे हैं, यानी कि आपने थ्योरी की क्लासेस में पढ़ रखे हैं, ठीक? चलिए, बताना है आपको नाइट्रोसेल्युलोज संबंधी रेयॉन का निर्माण किस सन में प्रारंभ हुआ? 1880 में हुआ, 1882 में हुआ, 1884 में हुआ या फिर 1886 में हुआ। तो जब आप नाइट्रोसेल्युलोज संबंधी रेयॉन की बात करते हैं तो इसका निर्माण इसका प्रारंभ कब हुआ? 1884 में हुआ। डेट आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कब? 1884 का। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। निम्नलिखित में मिश्रित रेशे का उदाहरण है। मिश्रित रेशे जब आप 2 या 2 से अधिक रेशों को मिक्स करके बनाते हैं तो वो आपके मिश्रित रेशे के अंतर्गत आते हैं।
क्या आपका टेरिकॉट जो है ये आपका मिश्रित रेशा है? टेरी वूल आपका मिश्रित है या फिर कॉट्स वूल आपका मिश्रित रेशा है या फिर ये सारे आपके मिश्रित रेशे हैं? तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा ना कि टेरिकॉट्स में क्या है? टेरी है और कॉटन है। टेरी वूल में क्या है? टेरी है और वूल है, यानी कि ऊन है। कॉट्स वूल में आपका कॉटन और वूल दोनों आते हैं। यानी कि जब हम देख रहे हैं इन तीनों रेशों को, तो ये हमारे तीनों के तीनों रेशे जो हैं, ये तीनों ही आपके मिश्रित रेशे के उदाहरण हैं। ठीक? किसमें कौन-सा रेशा मिला है, ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाला तंतु है। अच्छा, ये क्वेश्चन अभी आपको एक तरफ से मिल रहे हैं तो बड़े आसान से लग रहे होंगे, है ना? अगर आपने थ्योरी की क्लासेस ली होंगी तो आपको आसान लग रहे होंगे। लेकिन जब ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो एग्ज़ाम में प्रेशर, जो एग्ज़ाम हॉल होता है उसमें प्रेशर इतना होता है कि हमें क्वेश्चन, इतने ईज़ी-ईज़ी क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाते हैं। तो बस इसका इलाज क्या है? रिवीजन करिए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, पेशेंसफुली पढ़िए, ठीक? आप लोग ये नहीं बताते हैं कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। 45 क्वेश्चन होते हैं, अगर आप 40 प्लस कर रहे हैं तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर 40 से डाउन जा रहे हैं तो ये बहुत गलत बात है। कल किसी एक बच्चे ने बताया था कि उसका 41 सही हुआ, अच्छा है, बहुत अच्छा है आपका 41, आप मतलब रिवीजन आपका अच्छा हुआ है। बात कर रहे हैं हम वानस्पतिक जगत की, तो वानस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाला रेशा सूती यानी कि कॉटन, लिनन, जूट सभी, ये तीनों के तीनों आपको वानस्पतिक जगत से प्राप्त होने वाले हैं। आपको पता है कि जब हम सूत की बात करते हैं, कपास की बात करते हैं, तो ये आपको बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है, जबकि लिनन और जूट ये दोनों के दोनों आपके कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो तने से प्राप्त होते हैं। बाकी कल भी आपने लिनन की बहुत सारी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, जैसे जैसे इसे लिनन की भूमि किसे कहते हैं? मिस्र को कहते हैं। मम्मी लपेटने का कॉन्सेप्ट कहाँ पर है? तो ये आपका मिस्र में है। शीतलता का प्रतीक होता है, वैभव का प्रतीक होता है, राजसी का प्रतीक होता है, ठीक? शीतलता प्रदान करता है, शांति का प्रतीक होता है। ये सारी बातें किसके बारे में पढ़ते हैं? तो लिनन के ही बारे में पढ़ते हैं, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन-सा तंतु प्राणिज जगत से प्राप्त किया जाता है? हेम, कापोक, रेशम, जूट। तो हम सब जानते हैं, इतना हम पढ़ चुके हैं, इतना बार वर्गीकरण देख चुके हैं। हमें पता है कि जो रेशम और ऊन यानी कि सिल्क और वूल, ये दोनों ही हमारे प्राणिज जगत के रेशों के अंतर्गत आते हैं। 2 ही हमारे प्राणिज जगत के रेशों में आते ही हैं। एक आपका आता है वूल और एक आता है रेशम। अब इसमें ये जो रेशम होता है ये भी आपको कई वृक्षों पर, मतलब जो रेशम के कीड़े होते हैं वो कई वृक्षों पर बैठकर खाते हैं, अलग-अलग होता है कहाँ पर कौन-सा रेशम प्राप्त किया जाता है। वूल, ये आपका जो वूल होता है यानी कि जो आपका ऊन होता है, इसके इसके भी कई प्रजातियों से हम प्राप्त करते हैं, तो उनके अलग-अलग नाम होते हैं, बस उन्हीं को आपको ध्यान रखना होता है, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। ऊन है वानस्पतिक तंतु, प्राणिज तंतु, कृत्रिम तंतु या फिर उपरोक्त सभी? तो बताना नहीं है, ये आपका क्या है? प्राणिज जगत का रेशा है। ऊन क्या है? आपका प्राणिज जगत का रेशा है। अच्छा, ये बताइए कि जैसे जो ऊन होता है, जब हम इसको भेड़ के बाल मतलब भेड़ के शरीर से बाल को उतारते हैं, तो वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? शेयरिंग कहलाती है, कताई की, ठीक? एक कताई वो होती है जिसे हम स्पिनिंग कहते हैं, जब हम धागा बनाते हैं। यहाँ पर स्पिनिंग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर शेयरिंग की बात हो रही है। जब शरीर से उसके बाल को उतारा जाता है, तो वो प्रोसेस जो होती है आपकी, वो शेयरिंग कहलाती है। जब हम इनके शरीर से बाल को उतारते हैं तो उसमें कुछ प्राकृतिक गंदगी पाई जाती है, प्राकृतिक वसा पाया जाता है। क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि उस गंदगी को हटाने के लिए हम कौन-सी प्रक्रिया करते हैं? ज़रा एक बार नाम बताइएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन-सा रासायनिक या संश्लेषित तंतु है? नायलॉन है, पॉलिएस्टर है, एक्रिलिक है या फिर सभी हैं? तो हम जानते हैं कि ये सारे के सारे हमारे रासायनिक या फिर संश्लेषित तंतु के अंतर्गत आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। कपास का पौधा होता है मुख्यतः कहाँ पर?
गर्म स्थान पर होता है, ठंडी स्थान पर होता है, नमी वाले स्थान पर होता है या फिर उपयुक्त सभी जगहों पर होता है। तो जब आप कपास का टॉपिक पढ़ते हैं, जब हम रेशा पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले कपास से ही स्टार्ट करते हैं। इसके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ते हैं, इसके लिए कैसी जलवायु चाहिए, कैसी मिट्टी चाहिए, कैसा कितना पौधा होता है, कितना लंबा, कितना चौड़ा, कैसे हम इसको कपास से हम रेशे को कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ते हैं। तो आपको बताना है कि जो कपास का पौधा है मुख्यतः वो कैसे स्थानों पर होता है। तो उसके लिए आपको उष्णकटिबंधीय जलवायु चाहिए यानी कि गर्म जलवायु चाहिए। गर्म जलवायु चाहिए होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 29। कपास के पौधे का मुख्य भाग होता है क्या? सेलुलोज होता है, टैनिन होता है, फफूंदी होता है या फिर सभी होते हैं? तो हम इतनी देर से क्या पढ़ रहे हैं? सेलुलोज़िक प्रधान रेशा क्या होता है? तो जो भी आपके वानस्पतिक जगत के रेशे होते हैं, वो आपके सेलुलोज़िक प्रधान रेशे होते हैं। कपास आपका क्या है? कपास आपका सेलुलोज़िक प्रधान रेशा होता है। इसका मुख्य भाग जो होता है, वो सेलुलोज़ ही होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। कह रहा है कपास के रेशे में कितने प्रतिशत भाग पैक्टिन पाया जाता है? जो हमारा कपास होता है, कपास में आपको पैक्टिन मिलता है और ये पैक्टिन आपका एक गोंद होता है। पैक्टिन कितना प्रतिशत होता है? क्या 25% होता है? क्या 30% होता है? 90% होता है या फिर 70% होता है? तो जब हम कपास में पैक्टिन की बात करते हैं, तो ये आपका 30% पाया जाता है लगभग, ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, सॉरी 30% नहीं, कपास आपका पाया जाता है, कपास में पैक्टिन 25% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 31। अधिकांश वस्त्र सूत्रों में कौन सी ऐंठन द्वारा तैयार किया जाता है? निम्न ऐंठन, सामान्य ऐंठन, उच्च ऐंठन या फिर कम ऐंठन? तो आपको पता होगा कि जब हम ऐंठन की बात करते हैं, ट्विस्टिंग की बात करते हैं, तो ट्विस्टिंग आपकी 3 तरह की होती है। ये कम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एक होता है आपका निम्न, एक आपका होता है सामान्य और एक आपका होता है उच्च ऐंठन। जो हम ये आपके सूती वस्त्रों में अधिकांश सूत्रों में जब हम ऐंठन देते हैं, तो वो सामान्य ऐंठन देते हैं और आपको पता होगा कि ये कितना होता है। जब हम निम्न की बात करते हैं, तो 0 to 3 होता है, सामान्य 3 to 7% होता है, ट्विस्ट पर इंच होता है, ठीक? और ये 8 जो आपका उच्च ऐंठन है, ये 7 to 12 होता है, इंच पर ट्विस्ट पर इंच होता है, ठीक? TPRI। तो ये आपको तीनों का ध्यान रखना है कि कितने-कितने प्रतिशत होता है। बाकी जब हम बात करते हैं अधिकांश वस्त्रों में जो ट्विस्ट दी जाती है वो कैसी होती है, तो वो सामान्य ऐंठन हम देते हैं। अगर जब आप अधिक ऐंठन दे देंगे ना, तो आपका रेशा खराब हो जाएगा, ठीक? टूट भी जाएगा। कपास का जन्मदाता देश है, अमेरिका है, बांग्लादेश है, भारत है, श्रीलंका है। तो हम जानते हैं ना कपास का जन्मदाता कौन है? वो है अपना प्यारा भारत, ठीक? हमारा भारत क्या है? तो हमारा भारत कपास का जन्मदाता है। अगर यहीं आपसे पूछा जाता है कि चीन किसका जन्मदाता है? तो वो रेशम का जन्मदाता है, ठीक? चीन की यानी कि रेशम की देवी कौन है? शीलिंगची हैं। अगर हम जापान की बात करते हैं, तो जब हम पुष्प सज्जा पढ़ते हैं, हालाँकि जब आप होम मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे पुष्प सज्जा इसका जो प्रारंभ किया था वो तो किया गया था आपके चीन के द्वारा, लेकिन जो प्रचार-प्रसार का कार्य किया गया वो जापान के द्वारा किया गया था, ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्या कह रहा है? पूछ रहा है आपसे कि कपास तंतु की सबसे बाह्य सतह बनी होती है किसकी? क्यूटिकल की होती है, पैक्टिन की होती है, प्रोटीन की होती है या फिर कार्बन की होती है? तो हमें पता है कि जब हम कपास के तंतु की बात करते हैं तो इसकी 3 संरचनाएँ पाई जाती हैं। उसमें जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे हम किसके नाम से जानते हैं? तो जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको हम क्यूटिकल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 34। कपास तंतु अनप्रस्थ काट में दिखता है कैसा?
जैसे जो आपके कपास के तंतु हैं, जब उनको आप अनुप्रस्थ काट में काटेंगे, तो वो आपको कैसे दिखाई देंगे? गोल अंडाकार दिखाई देंगे, बेलनाकार दिखाई देंगे, किडनी के आकार का दिखाई देगा या फिर अंडाकार दिखाई देगा। तो आपको पता है ना कि जब हम ये कपास के तंतु को अनुप्रस्थ काट में काटते हैं, तो काटने के बाद ये आपको किडनी के आकार का दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? किडनी के आकार का ये आपको दिखाई देता है, या फिर आपसे बोला जाए कि कान के आकार का, कान भी तो ऐसे ही आपका होता है, तो कान के आकार का भी आपको दिखाई देता है। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। कपास में कितने प्रतिशत सेलुलोज पाया जाता है? 25%, 30%, 50%, 70%। तो आपको पता है कि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि 60 से लेकर 90% तक आपको क्या देखने को मिलता है? तो 60 से लेकर 90% तक आपको सेलुलोज देखने को मिलता है कपास में, लेकिन आपको क्या जाना है? 70%। अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कहाँ पहुँच जाएँगे? तो कपास में आपको 70% सेलुलोज देखने को मिलता है। हालाँकि ये आपके बुक का क्वेश्चन है, आपके बुक में दिया गया है, बुक में भी दिया गया है कि 60 से लेकर 60 या 40 से लेकर 90% तक कपास पाया जाता है। और शुष्क अवस्था की अगर हम बात करें, तो शुष्क कपास में जो सेलुलोज होता है वो 97% पाया जाता है। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको साथ-साथ में और चीज़ें बताई जाती हैं, इनको ध्यान रखा करिएगा। कभी-कभी ये क्वेश्चन में ऐसे आ ही जाते हैं, तो जब हम बातें सुने रहते हैं, तो हमें याद रह जाती हैं। कपास की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी चाहिए? चिकनी मिट्टी, रेतीली मिट्टी, कंकरीली मिट्टी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कपास के लिए जो आपको खेती करने के लिए जो मिट्टी चाहिए होगी, वो कैसी चाहिए होगी? तो वो आपको रेतीली मिट्टी चाहिए होगी। ठीक? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। ढाका की मलमल का निर्माण होता था किससे? कपास के रेशे से, सिल्क यानी कि रेशम के रेशे से, लिनन के रेशे से या फिर नायलॉन के रेशे से? तो जब हम ढाका के मलमल की बात करते हैं, तो ढाका के मलमल का जो निर्माण होता था, वो आपके कपास के रेशों से किया जाता था। किससे? कपास के रेशों से किया जाता था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। कपास के रेशे का मूल उद्गम स्थान है। मतलब कि क्वेश्चन आपसे थोड़ा-सा बस लैंग्वेज में हेर-फेर की गई है, बाकी आपसे पूछा यही जा रहा है कि कपास का जन्मदाता कौन है? तो जब हम कपास के रेशे के मूल उद्गम की बात करेंगे, तो क्या वो अमेरिका है, भारत है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है? तो जब हम कपास के मूल उद्गम की बात करते हैं, तो वो हमारा भारत ही है। भारत को हम कपास का जन्मदाता कहते हैं। ठीक? चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस रेशे को विश्वव्यापी रेशे के नाम से जाना जाता है? कपास के रेशे को, रेशम के रेशे को, रेयॉन के रेशे को, नायलॉन के रेशे को? विश्वव्यापी रेशा हम कपास को कहते हैं। अच्छा, कल हमने आपसे पूछा था कि कपास को और क्या कहते हैं? तो क्या आपको ये नहीं पता कि सफ़ेद सोना हम किसे कहते हैं? व्हाइट गोल्ड किसे कहते हैं? अगर नहीं पता है तो जाकर खोजिएगा और हमें बताइएगा कि सफ़ेद सोना हम किसको कहते हैं। बाकी हम बात कर लें रेशम की, तो रेशम के बारे में आपको पता है कि चीन इसका जन्मदाता है। चीन की जो देवी हैं वो शीलिंग, यानी कि रेशम की जो देवी हैं वो शीलिंगची हैं। इनके साथ टी कांड हुआ था। रेशम एक बहुत ही कह सकते हैं वैभव का प्रतीक है, राजसी रेशा है। रेशों की रानी रेशम को ही कहते हैं। इसके बारे में, इसमें कौन-सा गोद पाया जाता है और कौन-सा इसमें प्रोटीन पाया जाता है, ये तो आप हमें बताएँगे, ठीक? तो इनके बारे में कई बातें हैं। बाकी जो रेयॉन है 19वीं शताब्दी का चमत्कार, नायलॉन आपका 20वीं शताब्दी का चमत्कार, जादुई रेशा, धो और पहनो रेशा, जीवन सुगम्य रेशा, ये सारी कहावतें इसी के लिए हैं, हम इसी के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक? चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। कपास की खेती के लिए मिट्टी आवश्यक है। काली मिट्टी, भुरभुरी व चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी, दोमट मिट्टी। तो जब हम बात करते हैं किसकी? कपास की, तो कपास के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है, रेतीली मिट्टी की आवश्यकता होती है, उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है,
एक वर्षीय रेशा होता है, लगभग 200 दिन में तैयार होने वाला रेशा होता है। इसके रेशे को हम स्टेपल कहते हैं। ये कुछ विशेषताएं हैं कपास की जिनको आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन और पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। कह रहा है भारत ये सबसे पहले भारत में सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई? कोलकाता में हुई, मुंबई में हुई, सूरत में हुई या फिर अहमदाबाद में हुई थी? अच्छा, हमने आपसे एक नाम पूछा था इजरा, किसी ने भी फुल फॉर्म नहीं बताया। एक क्वेश्चन और आपके लिए पनिशमेंट के तौर पर ध्यान रखिएगा। इजरा तो आप हमें बताएंगे ही बताएंगे, साथ ही साथ हमें आप ससमीरा का फुल फॉर्म भी बताइए। इजरा का फुल फॉर्म ना बताने की सजा ये है कि आप हमें इजरा के बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे, यानी कि इजरा का फुल फॉर्म तो आप बताएंगे ही बताएंगे, साथ में पनिशमेंट के तौर पर आप हमें ससमीरा का भी फुल फॉर्म बताएंगे। ठीक, अगर हम बात करेंगे सबसे पहले भारत में सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई, तो वो हुई थी आपकी कोलकाता में। कब हुई थी ये आप हमें एक बार जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। कपास के रेशे प्राप्त किए जाते हैं फूलों से, कली से, पत्ते से या फिर कोए से? तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? कोए से। ठीक, अभी कपास से आपको काफी क्वेश्चन और मिलेंगे जो कि हम कल की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो कपास के टॉपिक को कल भी एक बार अच्छे से पढ़कर जरूर आइएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। कपास का पौधा होता है 2 वर्षीय, 6 माही, बहुवर्षीय या 1 वर्षीय? तो अभी अभी हमने आपको बताया कि जो कपास का रेशा होता है, कपास का पौधा आपका 1 वर्षीय होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। कपास की रेशे में प्रत्यास्थता, ये रेशा है, कपास के रेशे में प्रत्यास्थता होती है कैसी? भरपूर होती है, अभाव होता है, कम पाई जाती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जब हम बात करेंगे प्रत्यास्थता, अच्छा प्रत्यास्थता और प्रतिस्पंदता, ये 2 शब्द हमने कल चर्चा किए थे। कल क्या, हम जब अपना टेक्सटाइल स्टार्ट कर रहे थे, पहले भी जब हमने थ्योरी की क्लास ली थी तो 2-3 दिन तक इन दोनों टर्म की चर्चा की थी। प्रत्यास्थता और प्रतिस्पंदता, ये 2 चीजें होती हैं और दोनों अलग-अलग हैं। प्रत्यास्थता वो होती है जब आप किसी चीज को खींचते हैं, खींचने के बाद जब छोड़ देते हैं वो अपनी पहले की लंबाई धारण कर लेती है, तो वो आपकी प्रत्यास्थता कहलाती है। जबकि जब हम प्रतिस्पंदता की बात करते हैं, तो जब आप किसी चीज पर दबाव देते हैं, दबाव देने के बाद वो चपटा हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है, और जब आप छोड़ते हैं तो वो आपका बिल्कुल पहले की आकृति धारण कर लेता है, तो वो आपका प्रतिस्पंदता कहलाता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम देते हैं आपको कंबल का, क्योंकि आई थिंक जब भी हम टेक्सटाइल पढ़ते हैं तो वो ठंडी का सीजन होता है, और ठंडी के सीजन में कंबल से कंबल जितना अच्छा एग्जाम्पल कोई और हो ही नहीं सकता हमारे बिल्कुल आसपास में। ठीक, तो जब हम बात करते हैं कपास की ना, तो कपास में प्रत्यास्थता का अभाव पाया जाता है, इसमें प्रत्यास्थता आपको देखने को नहीं मिलती है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। अभी फिर से बता दूं कि कपास के भी काफी क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, तो उनको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आप फिर से कल अपना टेक्सटाइल में ये जो कपास का टॉपिक है एक बार पढ़कर आइएगा, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है इसको भी पढ़कर आइएगा। हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। अधिकांश कपास का रंग होता है कैसा? काला, पीला, क्रीम सफेद या फिर नीला? तो जब हम बात करते हैं कपास की, तो इसका अधिकांश जो हमारे कपास है उसका रंग होता है क्रीम से सफेद। कैसा होता है? क्रीम से सफेद होता है। ठीक, तो ये थे आज के आपके 45 क्वेश्चन। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे, सेशन आपको पसंद आया होगा, जो चीजें आपको नहीं मिली होंगी आपने उन्हें नोट डाउन किया होगा। और हाँ, ध्यान रखिएगा, जब हम प्रैक्टिस के माध्यम से कवर अप करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम थ्योरी की क्लास में नहीं देखते हैं, और यहाँ पर हम उसे कवर अप करते हैं। तो जब आप थ्योरी की क्लास करते हैं तो आप नोट्स बनाते होंगे, तो नोट्स में थोड़ी बहुत जगह होगी, तो जो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट मिले बाद में ना, उनको वहीं पर नोट डाउन कर लिया कीजिए। क्योंकि जब आप ऐसे एक बार पढ़ते हैं, आपने देखा होगा कभी-कभी आप बुक पढ़ते होंगे, तो जब आप दोबारा उस बुक को पढ़ते होंगे तब आपको ऐसा लगता होगा, अरे! पिछली बार तो हमने इसको पढ़ा ही नहीं था।
काफ़ी कुछ आप सीखते हैं, काफ़ी कुछ नया मिलता है, क्वेश्चन आपसे वहाँ से और बनते हैं, तो कुछ चीज़ें नई ऐसी हो जाती हैं, मिल जाती हैं जिनको नोट डाउन करना ज़रूरी होता है और हमारे एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो चीज़ों को कहीं न कहीं नोट डाउन ज़रूर किया कीजिए और फिर से आज हम आपसे कह रहे हैं कि आपने 45 में से कितने क्वेश्चन किए ज़रा एक बार हमें बताना, क्योंकि जो आज के क्वेश्चन थे, ये ऐसे क्वेश्चन नहीं थे जो कि हमने पढ़े ना हों और बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन थे, ठीक? आप हमें ये बताइएगा कि आपने 45 में से कितना क्वेश्चन सही किया है, ठीक? बाकी आप में से जिन लोगों ने भी अभी तक टेलीग्राम जॉइन नहीं किया है, तो वो टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हर शाम 5 पीएम पर यानी कि 5 पीएम पर आपकी क्विज़ होती है, वहाँ पर 5 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपके रिवीजन की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उन्हें उन क्विज़ को आप अटेम्प्ट ज़रूर किया कीजिए। उसके लिए आपको कोई फ़ी पे करने की आवश्यकता नहीं है। बस ओनली 5 मिनट आपको देना है। 5 मिनट भी नहीं देना है, क्योंकि वहाँ पर हमने टाइमर सेट कर रखा है 30 सेकंड का। यानी कि आपको 1 मिनट में 2 क्वेश्चन मिलेंगे। आप मुश्किल से 3 मिनट का समय वहाँ पर देंगे और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँगे, ठीक? तो हर दिन आपकी क्विज़ होती है। अगर हर दिन नहीं कर पाते हैं, तो हर दूसरे दिन, तीसरे दिन या वीक में किसी दिन 1 दिन बैठकर सारी क्विज़ कर डालिए। आराम से 10 मिनट का काम होता है और आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा, ठीक? चलिए, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जॉइन कर लीजिएगा। आज के लिए हम यहीं पर रखते हैं, बाकी मिलेंगे आपसे कल नए क्वेश्चन के साथ। यही आपके टेक्सटाइल के जो कपास के और क्वेश्चन बनेंगे, उसको लेकर आएँगे। साथ ही साथ कुछ हम डिस्कस करेंगे किसको, देखेंगे लिनन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। तो 2 टॉपिक तो आप पढ़कर आइएगा ही आइएगा। कौन-सा? एक आप लिनन का पढ़कर आएँगे और एक आपका कपास चल रहा है, तो कपास को पढ़कर आएँगे, ठीक? चलिए फिर आज के लिए यही इतना रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करिए, रिवीजन ज़रूर करिए और हाँ, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, उसका आंसर ज़रूर दीजिएगा और अगर ज़रूर आप आंसर नहीं देते हैं, तो उसे अपनी कॉपी में ज़रूर नोट डाउन करिएगा, ठीक? चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।